फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। आप इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और ओनली आज का टेलीग्राम चैनल है ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह के लिए। पहले सवाल में दिया है हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए। एनडीएमए से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि शुरुआत में एनडीए 2005 में बनी थी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के थ्रू, और बाद में इसे स्टैच्यूटरी बॉडी, कानूनी एक बॉडी बनाया गया। दूसरा, काफ़ी लंबा सा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एनडीएमए पॉलिसीज़ बनाती है, गाइडलाइन देती है, कोऑर्डिनेट करती है स्टेट लेवल की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ। तीसरा दिया हुआ है कि इसको हेड कौन करते हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमारे ऑप्शन कुछ इस तरीके से सेट किए गए हैं, कोई भी अगर एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत कॉमन सा और बेसिक सा नॉलेज है। एनडीएमए के हेड मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि 2020 में और हमारे अभी तक 2021 में 6 महीने जो हमारे बीत गए हैं, कंटिन्यूसली ये बॉडी न्यूज़ में रही है, क्योंकि कोरोना एक टाइप का डिज़ास्टर ही माना गया है। तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट करते ही ऑप्शन नंबर ए बचता है हमारा 1 और 2। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, एनआईए के बारे में दिया हुआ है। एनआईए भी बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहती है, स्पेशली जब मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से ये लगातार जो है वो न्यूज़ में रही एनआईए भी। और कई जगह पे हमने देखा है कि टेरर जब अटैक्स होते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे भी ये बॉडी जो है वो ये एजेंसी जो है वो काम करने जाती है। ठीक है, तो 2 बॉडीज़ के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना, एक तो एनसीबी के बारे में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एनआईए। ठीक है, 2 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं। पहला इसमें बोला है कि शुरुआत में इस एजेंसी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया था, बट बाद में इसे एक स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। दूसरा बोला है कि इसके सिर्फ 2 हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई और दूसरा दिल्ली में। देखो, जैसा कि अपने को बहुत सा कॉमन सा नॉलेज है कि एनआईए कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कोई कानूनी बॉडी नहीं है। पार्लियामेंट ने कोई कानून बना के इसे एस्टेब्लिश नहीं किया है। पहला हमारा गलत हो गया। बाकी इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो काफ़ी सारे बहुत सारी जगह इसके हेडक्वार्टर्स हैं, देश के अलग अलग इलाकों में इसके हेडक्वार्टर्स है। कोची में है, फिर अपना शायद जम्मू में या शायद श्रीनगर में भी है, और बाकी अदर जगह भी है। तो दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो दोनों के दोनों ही हमारे गलत हैं। तो पहला गलत है, जो अपना 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था कि इसको जो है वो बनाया गया था, इस बॉडी को। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, जम्मू, यहाँ पे इस तरीके से जो है वो हेडक्वार्टर्स उसके बने हुए हैं। आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं। और एनआईए के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो एनआईए से रिलेटेड अपने को जीएस मेंस पेपर 3 में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं जो कि टेरर से कॉम्बैट करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए जो एजेंसियाँ हमारे देश के अंदर हैं, उन सब के बारे में अपने को ब्रीफ में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यमुना नदी के बारे में दिया हुआ है, यमुना रिवर के बारे में। पहला बोला है कि ये गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इंडिया में गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। दूसरा बोला है कि गंगा नदी जो है वो 7 राज्यों से गुजरती है। देखो, गंगा का ओरिजिन कहाँ पे होता है और यमुना का ओरिजिन कहाँ होता है, इसके बारे में अपने को मैप पे, यहाँ शायद आज इसमें मैप अटैच नहीं किया गया है, तो ऑलमोस्ट उनका जो ओरिजिन है वो पास पास में ही है, कोई बहुत ज़्यादा उनका कोई जो है वो दूर नहीं है। ठीक है,
बट होता क्या है कि यमुना नदी बहते हुए अपना जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहाँ पे आके गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो हम अगर ऐसा बोलें कि दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तो ये गलत होगा, क्योंकि ये गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। दूसरे स्टेटमेंट में बात की गई है कि 7 राज्यों से होके ये गुजरती है, ये भी बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है इसके गलत होने का? ये 7 राज्यों से नहीं गुजरती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से हमें ये गुजरने को मिलती है? देखो, उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तराखंड से शुरू होते हुए हरियाणा, और फिर अपने उत्तर प्रदेश में नई दिल्ली होते हुए, और फिर ये अपना जो उत्तर प्रदेश है प्रयागराज, वहाँ पे ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इसके में इंग्लिश में इसकी डिटेल देख सकते हैं, और हिंदी में हम लोग जो है यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक शैलो बे के बारे में दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड हमें जो है वो एक डिटेल दी हुई है। देखो, इसमें दिया हुआ है कि ये कोरोमंडल जो रीजन है वहाँ पे ये लोकेटेड है पर्ल फिशरी के लिए, यानी कि जो मोती वाले जो होते हैं, शीप वगैरह जो होते हैं, उनकी फिशरी के लिए बहुत ये एक प्रॉफिटेबल जगह है। और यहाँ पे डॉल्फिन्स पाई जाती है और डुगोंग्स पाई जाती है। देखो, शैलो बे है, कोरोमंडल में है, फिर पर्ल फिशरी है, ये सब काफ़ी सारी एडिशनल डिटेल्स हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता हो, लेकिन जब हम डुगोंग के बारे में पढ़ते हैं, जो सी काऊ है, समुद्र में रहने वाली जो गाय है, ठीक है, ये मैमल यानी कि स्तनधारी जो जीव है। डुगोंग के बारे में हमें 11th क्लास की जो NCERT उसमें भी देखने को मिलता है। हम NCERT के अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक एनवायरनमेंट की पढ़ें, उसमें हमें डुगोंग के बारे में देखने को मिलता है। डुगोंग कहाँ पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार में ये हमें देखने को मिलता है। अब कहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है? यहाँ हम लोग देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार है, और पाक स्ट्रेट, पाक बे, यानी कि ये पाक जो जलडमरू है, पाक खाड़ी, और फिर ये गल्फ ऑफ मन्नार। इन तीनों को हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ में कैसे अरेंज करना है। कई बार जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन है, लाइक CDS है या स्टेट PCS है, वहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ पे हमें गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में दिया हुआ है। यहाँ हम इसे हिंदी में देख पाएंगे मैप के थ्रू, और ये जो इमेज जो है वो हमारे डुगोंग की है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं, यानी कि कौन कौन से जो मूलभूत जो हैं वो विशेषताएं हैं। सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, और न्याय की पहुंच सभी तक हो। तो ये सारे के सारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, और लगातार इस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानकारी होना। जहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़रूरी इसलिए हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, संविधान को संशोधित करने के, लेकिन पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं हैं। पार्लियामेंट को कभी भी अगर अमेंड करना हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ध्यान रखना होगा कि कहीं वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। और ये बाकी सारा हमें दिया हुआ है डिटेल में, हम लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं इंग्लिश में, एंड हिंदी में हम लोग इसे यहाँ पे देख सकते हैं। और आज आपको जो सवाल बताना है वो ये बताना है कि ऐसा कौन सा केस था, यानी कि जुडिशियल ऐसा कौन सा केस था जिसमें सबसे पहले बार बेसिक स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी। और प्रीवियस सेशन में हमारा क्वेश्चन था कि वाइसरॉय जो है वो नोमेनक्लेचर कब शुरू हुआ, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1858 वाला, उसके थ्रू ये जो है वो शुरू हुआ था, वाइसरॉय का जो एडिशनल टाइटल था। और आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा।
और इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सके। तो ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फ्यूचर ऑफिसर स्वागत।